नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान समकालीन कहानियों में मूल्य विघटन और संवेदनहीनता में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हमने कुछ कहानीकारों की कहानियों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास किया था कि मूल्य किसे कहते हैं और किस प्रकार से मूल्यों का समाज में विघटन हो रहा है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं कर रही है और अपने लिए नए मूल्यों का अन्वेषण कर रही है। आज के वक्तव्य में हम कुछ अन्य कहानियों के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। राकेश वत्स की कहानी है समझौता। इस कहानी में दो भाइयों के मध्य आर्थिक संबंध को उजागर किया गया है। एक समय था जब भाई अपने दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, किंतु अब स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। अगर एक भाई धनवान है और दूसरा उसकी अपेक्षा कमतर, तो ये जलन का विषय बन जाता है। कहानी में संपन्न चावला पैतृक संपत्ति में से कुछ भी अपने छोटे भाई को नहीं देना चाहता। काफी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद छोटा भाई मात्र 7,000 रुपये लेकर समझौता कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने भाई के साथ जो ये भाईपन है या जो एक बड़े भाई के प्रति आदर की भावना है उसमें कमी आए। कहानीकारों ने नवीन संवेदनाओं को अपने लेखन का आधार बनाया है, जैसे प्रेम संबंधी नवीन मूल्य, दाम्पत्य जीवन में आने वाले तनाव, संबंध विच्छेद की स्थिति, नारी का आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना, ऊब, घुटन, कुंठा और संत्रास। जगदीश चतुर्वेदी की कहानी है फ्लर्ट। इस कहानी में लेखक की उक्ति है, केवल 4-5 कच्ची पक्की रोटियां दोनों टाइम खाने और खानदान चलाने के नाम पर व्यभिचार करने के सिवाय और क्या मिलता है शादी से। आज शादी नामक संस्था में मूल्य विघटन की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। या तो शादी करना ही नहीं चाहते या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक है कि आज हम दायित्वों से घबरा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो हम कमा रहे हैं उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है और हम दूसरे के साथ उस तरह से तो रहना चाहते हैं जैसे कोई दो अजनबी एक होटल का कमरा शेयर करने लग जाएं, पर उसके साथ ताउम्र रहकर सुख दुख में साथ देना नहीं चाहते। वर्तमान संदर्भों में प्रेम की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। प्रेम आज केवल शारीरिक या मानसिक धरातल पर केंद्रित न रहकर आर्थिक संपन्नता पर निर्भर हो गया है। कौन कितना समर्थ है, कितना सक्षम है आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करने में, आपका प्रेम उसी तरफ लुढ़क जाता है। कहानीकार माहेश्वर ने अपनी कहानी बंद में लिखा है, प्यार के चुनाव का हमारा आधार शारीरिक या मानसिक सौंदर्य पर उतना नहीं जितना आर्थिक दायरे और सुविधाओं पर आधारित होता है। सुविधाओं की यह न्यूनतम गारंटी हमें जब मिलती है तो हम सोचते हैं हमारा प्यार हो रहा है और सुविधाएं प्यार नहीं होती। इसलिए विवाह में प्रेम का भ्रम
बहुत शीघ्रता से टूट जाता है। जब तक सुविधाएं मिल रही हैं, जब तक आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तब तक आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। और जैसे ही ये भ्रमजाल टूटता है, आप यथार्थ की भूमि पर अपने पैर टिकाते हैं, आपको लगता है कि प्रेम तो नहीं था, प्रेम के अलावा आप इसे किसी भी शब्द से पुकार सकते हैं। ये अकेलापन व्यक्ति को तनावग्रस्त करता है और इस अकेलेपन से ऊबकर दंपति संबंध विच्छेद कर लेते हैं, अन्यत्र विवाह कर लेते हैं। किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ आपको उस प्रेम के साक्षात्कार होंगे जिसकी आपको कामना है। कई बार व्यक्ति इस घुटन, संत्रास, कुंठा से बचने के लिए बिना किसी कानूनी औपचारिकता के भी अलग अलग रहने लगते हैं। इस ऊब के कई सारे कारण हैं और उन कारणों में एक कारण यह भी है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद पति पत्नी एक दूसरे को आकर्षित करना छोड़ देते हैं। एक तरह से वो एक दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सहजता इतनी बढ़ जाती है कि पुरुष उस आकर्षण को जिससे बंधकर जब वो घर से बाहर काम करने के लिए जाता है तो घर वापस आने की इच्छा होती है, उसे घर से बाहर ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो वही पुराने खटराग मुझे सुनने को मिलेंगे और इसलिए चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो देर से घर आना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, अपनी भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं और एक अजनबीपन, एक रिक्तता उन दोनों के बीच अपने पैर पसारने लगती है। गंगा प्रसाद विमल की कहानी सिद्धार्थ का लौटना इसी तथ्य को उजागर करती है। दूधनाथ सिंह की कहानी दिनचर्या में प्रेमिका के पत्नी बनते ही उसमें आए परिवर्तन को बहुत सुंदर ढंग से लेखक ने व्यक्त किया है। पति अपनी पत्नी से, जो उसकी पूर्व में प्रेमिका भी थी, को लिखे हुए पत्र पढ़ते हुए सोचता है कि क्या ये इबारत इसी औरत की लिखी गई थी जो चर्बी से थलथला रही है, जो दिन का अधिकतर भाग सिर्फ पेटीकोट में बिताती है, जो अपने पैसे और वक्त का हर लम्हा तुरंत भुना लेने पर आमदा रहती है और कभी गफलत में नहीं पड़ती, जो सिवा झिड़की, आदेश और रोजमर्रा के ब्यौरों के कुछ भी याद नहीं रखती, जिसके ब्यौरे थर्रा देने वाले हैं। मित्रों, जब संबंधों में शब्द ढूंढने पड़े, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास समय ना हो, जब हम खोज के बातों को ढूंढने का प्रयास करने लगें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि संबंधों में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है, जिसे अगर जल्दी से पाटा नहीं गया तो वो ना केवल खाई बनेगी, अपितु वो ऐसा नासूर भी बन जाएगी जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। राजनीति का भ्रष्ट और घिनौना चेहरा भी समकालीन कहानीकारों की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से कोई एक मसीहा हिमांशु जोशी की कहानी है, मंत्री पद ततैया समागम गिरिराज किशोर की कहानियां हैं। इन्हें उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। शहर से आया गांव का व्यक्ति ये सोचता है कि शहर में उसे पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और इसके साथ साथ
जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का अपनापन है, जो स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर ममता है, सबको अपना बना लेने की भावनाएं हैं, सहजता है, ये सब उसे मिलेगी। किंतु महानगरीय जीवन में धीरे धीरे उसे अपने परिवेश से कटना पड़ता है और तब उसके पास आता है केवल अकेलापन और परायापन। तब उसे एहसास होता है कि जिस अपनेपन की तलाश में वे गांव से शहर आया था, वो तो यहाँ कहीं पर दिखाई नहीं देता। जब तक वो ये समझता है, तब तक शहरों में संबंध खोखले, औपचारिक और स्वार्थ पर टिके होते हैं। तब तक कुंठा, निराशा, हताशा, ऊब, ठंडापन उसे दबो चुकते हैं और वो इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं, अपना एकांत, मोहन राकेश की 5वें माले का फ्लैट, महीप सिंह की सन्नाटा और ठंडक, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानियाँ इसी प्रकार की कहानियाँ हैं जहाँ महानगरीय ऊब, कुंठा, अकेलापन, निराशा, हताशा इत्यादि को लेखकों ने रेखांकित किया है। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं अपने परिवेश से अलग हुए चंदन की घुटन को लिपिबद्ध करती है। चंदन को महानगरीय भीड़ बेचैन करती है क्योंकि उसे वहाँ कोई अपना दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो 2 क्षण के लिए अपनेपन की बात कर सके। वह सोचने पर विवश हो जाता है कि तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी घर में वह नहीं जा सकता। और ये जो बेचैनी है, ये जो अकेलापन है, ये उसे निरंतर घबराहट अनुभव कराता है। उसे समझ में भी नहीं आता कि मैं भीड़ में अकेला कैसे हो जाता हूँ, कैसे मैं भीड़ का एक अंग नहीं बन पाता। इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं, पर मैं किसी से खुल नहीं पाता, किसी को अपनी पीड़ा नहीं बता पाता, किसी की पीड़ा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाता। और ये चीज़ उसे निरंतर अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। अपना एकांत कहानी में कथानायक सोम किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति के ना होने पर घायल अवस्था में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खुद ही पहुंचकर अपने विषय में अपना पूरा तथ्य लिखवाता है। ऑपरेशन थिएटर तक भी धीरे धीरे किसी तरह से पहुंच जाता है और बेसुध होकर दम तोड़ देता है। उसका पार्थिव शरीर शवदाह गृह जाकर स्वयं ही रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने से पहले गार्ड को कहता है कि उसके फूल लेने कोई नहीं आएगा। इसलिए वह निवेदन करता है गार्ड से कि वह उसकी अस्थियों को समुद्र में विसर्जित कर दे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अकेलेपन की बात की है। शहर जहाँ सुबह से लेकर रात तक भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, वाहनों का आवन जावन है, वहाँ पर ये व्यक्ति इतना अकेला है और दूसरे लोगों के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो एक दम तोड़ते हुए घायल व्यक्ति की मदद कर सकें। हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि यदि वो व्यक्ति हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, तो मर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महीप सिंह की सन्नाटा कहानी माँ बेटी के मध्य पसरे परायपन को उद्घाटित करती है। महानगर में लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहते हैं। अपने अपने कमरों तक सिमटे सदस्यों के मध्य महीनों तक संवाद स्थापित नहीं हो पाता। यह मौन
तब तक रहता है जब तक कोई तीसरा व्यक्ति आकर उनसे कुछ पूछता नहीं है। कहानी में माँ इस अजनबीपन और अकेलेपन से घबरा कर कहती है, कैसी अजीब बात है, हमारे बीच अब तक कोई तीसरा व्यक्ति ना आए, हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं। हमें आपस में कोई बात किए हफ्तों गुजर जाते हैं। फ्लैट में एक दूसरे की छाया देखकर हमें बस एक दूसरे के होने का एहसास होता है। अलग अलग कमरे, अलग अलग बाथरूम। कोई एक मसीहा, हिमांशु जोशी की कहानी है। इसमें सुरेश भाई की पहुंच दिल्ली तक है और इसलिए लाभू सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए आश्रम की कन्या सावित्री को उन्हें भेंट करती है। रात भर उसका सदुपयोग करने के उपरांत सुरेश भाई सावित्री बिटिया को उपहार स्वरूप खद्दर की धोती आशीर्वाद के रूप में देते हैं। कितनी विचित्र बात है। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को सीढ़ी बनाने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते, चाहे उम्र का फासला कितना ही अधिक क्यों ना हो। मंत्री पद और ततैया कहानी जो गिरिराज किशोर की हैं, इनमें भ्रष्ट नेताओं की करतूतों को लेखक ने बताया है। अफसर किस प्रकार से सरकारी कामों के लिए मिले रुपयों और गाड़ियों का अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सदुपयोग करते हैं, इसे लेखक ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से बताया है। स्वातंत्रोत्तर कहानियों में विभाजन की पीड़ा, अपना वतन छूटने की विवशता, बाध्यता को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कथाकारों ने भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के लिए कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, महीप सिंह की पानी और पुल, अज्ञे की शरणादाता, डॉक्टर नरेश की 3 बच्चे, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, देवेंद्र इस्सर की मुक्ति कहानियों को लिया जा सकता है। इन सभी कहानियों में विभाजन के समय होने वाली यातनाएं, भ्रष्टाचार, दरकते रिश्तों, महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार इत्यादि से उत्पन्न पीड़ा, कुंठा, संत्रास, चिंता को लेखकों ने व्यक्त किया है। महीप सिंह की कहानी पानी और पुल में सराई स्टेशन पर विभाजन के 14 साल के बाद लेखक अपनी माँ और अन्य लगभग 300 लोगों को लेकर पहुंचता है। उसके मन में एक भय है कि पता नहीं वहाँ के लोग हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। उसके मन में विभाजन के समय होने वाले दंगों और उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से घर और गांव सब कुछ जलकर राख हो गए थे, उसका एक भयानक चित्र उपस्थित था। किंतु वहां जाकर माँ को मिलने वाले सम्मान, प्रेम और आत्मीयता ने उन्हें भाव विभोर कर दिया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पुलों के नीचे से पानी के बह जाने पर भी मानवीय रिश्तों में आत्मीयता आज भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। उनकी उक्ति है, इस गाड़ी में कोई सराई का है? तब माँ झट से कहती है, हाँ, हम इस गांव के हैं। सराई गांव के लोगों को डिब्बे में देख बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अता पता पूछते हैं, सरदार मूल सिंह, खेल सिंह आदि के बारे में कुशल क्षेम पूछते हुए कुछ पोटलियां भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, जिनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि मेवे हैं। इतना ही नहीं, माँ को भरजाई संबोधित करते हुए वापस अपने गांव लौट आने की याचना करते हैं। ये सब देखकर लेखक का मन निश्चित ही भर उठता है। सन 60 के बाद
समकालीन कथाकारों की रचनाओं में गांधीवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवादी विचारधाराओं को हम देख सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक हर क्षेत्र में विसंगतियां, हिंसात्मक प्रवृत्तियां और मूल्यों का विघटन दिखाई देने लगा था। ऐसे वातावरण में कुछ साहित्यकारों ने गांधीवादी विचारधारा को अपने साहित्य में स्थान दिया। कहानियों में ऐसे पात्रों की योजना की गई जो अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो लक्ष्य की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। इस प्रकार की कहानियों में जलते हुए डेने हिमांशु जोशी, हथियारों की वापसी मिथिलेश्वर, फरिश्ते की मौत मनीष राय यादव, गाड़ी पर किसका पैर विवेकी राय, गिद्ध राधेश्याम को लिया जा सकता है। हिमांशु जोशी की कहानी जलते हुए डेने में शिवदा अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा व्यवस्था से लड़ता है। जन समर्थन मिलने पर भी उसे कारावास में डाल दिया जाता है और अंततः जेल में ही उसका प्राणांत हो जाता है। राजनीति का भ्रष्ट रूप इन रचनाओं में उजागर हुआ है। कोई एक मसीहा हिमांशु जोशी, कचकौंध गोविंद मिश्र, 11वीं कहानी रघुवीर सहाय, कांचखर पृथ्वीराज मूंगा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गिद्ध कहानी में गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले नरेश अपनी दमित वासनाओं के वशीभूत होकर पूर्व प्रेमिका नीलिमा से एकांत में संबंध स्थापित कर आत्मग्लानि से भर उठते हैं और 7 दिन के लिए मौन उपवास धारण करने का संकल्प करते हैं। मिथिलेश्वर की कहानी हथियारों की वापसी में नव कुबेर के कहने पर कुछ गुंडे जिसे समाजद्रोही मानकर मारने जाते हैं, वे वास्तव में निर्धर और विवश लोगों का शुभचिंतक था। वास्तविकता जानने पर उन गुंडों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन कहानियों में समय के साथ साथ मूल्यों में किस प्रकार से विघटन आया, किस प्रकार से नए मूल्य गढ़े गए, उनका अन्वेषण किया गया और किस प्रकार से आज व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे निकट से निकट संबंधों में भी किसी भी प्रकार की उत्तेजना, किसी भी प्रकार का भय, रोमांच, प्रेम कुछ भी अनुभव नहीं होता है। उसके लिए केवल अपना स्वार्थ, अपनी प्रगति, अपना आप महत्वपूर्ण है। अपने अगले वक्तव्य में हम कुछ महिला कहानीकारों की रचनाओं के माध्यम से भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे समकालीन कहानियों में हमें मूल्यों का विघटन दिखाई दे रहा है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।